जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज शुरू कर चुके हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने एमपीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए यूनिट फर्स्ट के 100 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। और आज के इस वीडियो में हम यूनिट सेकंड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, यूनिट सेकंड को हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में यानी आज के इस वीडियो में हम प्राचीन और मध्यकालीन भारत का टेस्ट रखेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे। और कल जो हमारा टेस्ट होगा उस टेस्ट में हम सिर्फ और सिर्फ आधुनिक भारत जो रहेगा उसको टारगेट करेंगे। ओके, और आधुनिक भारत के 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका टेस्ट रख लेंगे। ओके दोस्तों, तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत से थोड़े कम क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आधुनिक भारत से सर्वाधिक पूछते हैं। इसलिए आधुनिक भारत के 100 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आसपास जैसे बिहार पीएससी, उत्तर प्रदेश पीएससी, राजस्थान पीएससी, इन्होंने अपने एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम आज का टेस्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है लेखैया। ठीक है, ये विंध्य क्षेत्र का ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? तो मिर्ज़ापुर के पास में ही है। ध्यान रखना है कहाँ पे, ये मिर्ज़ापुर के पास में है। और विंध्य क्षेत्र के इस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं जो रहस्यमयी हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? ठीक है, सही सुमेलित को छांटना है हमको। लोथल, लोथल से हमको प्राचीन गोदी क्षेत्र बिल्कुल प्राप्त हुआ है, यानी यहाँ से बंदरगाह हमको प्राप्त हुआ है। सारनाथ, यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था, ये भी सही है। राजगीर, अशोक का सिंह स्तंभ, ये यहाँ पर नहीं है। अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पे है? एक तो सारनाथ में है। ठीक है, सारनाथ में है। सांची में भी है, ये ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है कि सांची में भी अशोक का सिंह स्तंभ है। जो मेन है वो तो सारनाथ में है। ओके, नालंदा, नालंदा में बौद्ध अधिगम का महान पीठ है ही सही, इससे तो आप सभी परिचित हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये तीसरा, तीसरा गलत है। ठीक है, तो यानी इसके मिलान के अनुसार हम देखें तो 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 यानी सी आंसर आएगा हमारा। ठीक है, बाकी ये तीसरा गलत है, सही सुमेलित नहीं है। ओके, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? ठीक है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, बिल्कुल गलत। ठीक है, उनके विशाल महल और मंदिरों के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं सिंधु सभ्यता में। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, बिल्कुल सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, तो ये गलत है। ठीक है, तो केवल 2 सही हैं, क्योंकि रथ और घोड़ों की जानकारी अधिकतर इतिहासकारों को मानना है कि उन्हें घोड़ों की जानकारी नहीं थी। ओके, हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो कहाँ से पता चलता है? तो ध्यान रखना है, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धोलावीरा से चलता है। ठीक है, और यहीं से एमपीपीएससी मेंस ने भी क्वेश्चन पूछा था 2019 के मेंस में, जल प्रबंधन प्रणाली और स्वच्छता और इससे रिलेटेड हड़प्पा से क्वेश्चन आया है। ओके, तो आंसर है यहाँ पे धोलावीरा। धोलावीरा भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, ये कहाँ पे है? गुजरात में है, और विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। लोथल की बात करें, ये भी गुजरात में है। ठीक है, घग्गर अपना भोगवा नदी के किनारे है, यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है। कालीबंगा, ठीक है, राजस्थान में है, और यहाँ पे कालीबुड़िया घग्गर नदी के किनारे। आलमगीरपुर ये यूपी में है, और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। ओके, तो इतने क्वेश्चंस अपने को याद रखने हैं। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का नहीं है? ठीक है, यानी सामाजिक संबंध में बात किसकी हो रही? समाज के संबंध में हमको 3 सही समाज से संबंधित छांटने और एक ऐसा शब्द छांटना है जो समाज से संबंधित नहीं है। कुल बिल्कुल समाज से संबंधित होता है। वंश, ये भी समाज से संबंधित होता है। कोष, ये अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। ठीक है, कोष यानी धन। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था से संबंधित हो जाएगा। और गोत्र, ये भी समाज में होता है ना, समान गोत्र में विवाह नहीं होता है। कुल और वंश से तो आप परिचित है। कोष जो है वो आर्थिक चीज हो जाएगी, ये सामाजिक नहीं रहेगी। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी जो है ये आर्थिक हो जाएगा। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। 4 युग आप लोगों ने सुना होंगे, कृत, द्वापर, त्रेता और कली। ठीक है, ये कृत जो है ना, कृत को ही सतयुग भी कहते हैं। ठीक है, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर ये कृत क्या है, कृत क्या है? तो कृत ये सतयुग को ही कृत कहते हैं। ओके, तो 4 युगों की अगर बात करें तो क्रम आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कृत ही आता है, सतयुग ही सबसे पहला है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? तो उसके बाद आता है त्रेता।
ठीक है, यानी सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि कृत, त्रेता, द्वापर और कली ये 4 युग हैं। ठीक है, अब ये जो युग हैं इनमें थोड़ी थोड़ी जानकारी इनसे ले लो। सबसे पहले कौन सा? सतयुग यानी कृत युग। सतयुग की बात करें तो इस समय मानव की जो हाइट होती थी वो 35 फीट होती थी। ध्यान रखना, कितने फीट? 35 फीट हाइट होती थी मानव की। ओके, और इस समय कौन कौन से अवतार लिए थे विष्णु जी ने? तो मत्स्य अवतार इसी समय हुआ था। ठीक है, फिर जो वराह अवतार, नरसिंह अवतार, ये सतयुग के ही हैं। ओके, फिर कौन सा युग आ रहा है? फिर आ रहा है त्रेता युग। त्रेता युग में हाइट घट गई। ठीक है, पाप बढ़ा, हाइट घटी। हाइट कितनी हो गई? 25 फीट, सीधे 10 फीट का नुकसान हो गया। 25 फीट के मानव होते थे उस समय। ठीक है, इस समय वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, ठीक है, ये त्रेता युग के हो जाएंगे। उसके बाद में फिर अगला युग कौन सा है? द्वापर युग। ठीक है, द्वापर युग में फिर 10 फीट हाइट घट गई, 15 फीट के रह गए अपन। ठीक है, इस समय कृष्ण जी ने अवतार लिया था, ये ध्यान रखना है अपने को। फिर अब अगला जो यानी वर्तमान में कौन सा चल रहा है? कलयुग चल रहा है। तो कली युग में क्या है? हाइट कितनी हो गई है? औसतन अगर देखें तो 5 फीट के लोग हो गए हैं, सीधा 10 फीट का हमारा नुकसान हो गया। हाँ, कुछ अपवादों को छोड़ के, भाई खलीज जैसे अपवादों को छोड़ दे तो। ठीक है, और इस समय ये कल की जो रहेंगे वो मतलब वो क्या बोलते हैं उनको, अवतार लेंगे। ठीक है, विष्णु जी का एक और अवतार होगा जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो ये 4 हमको क्रम से याद रखना है, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। कभी पूछ ले पीएससी। ओके, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ठीक है, जादुई माया और वशीकरण की अगर बात करें तो कौन से वेद में है? बिल्कुल अथर्ववेद। अथर्ववेद जो सबसे लास्ट में आया था, इसमें प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई है, सभा और समिति को। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, यजुर्वेद, यजुर्वेद उसके बाद आया था, ये गद्य पद्य दोनों में लिखा हुआ है। सामवेद की बात करें तो ये संगीत से संबंधित वेद हो जाएगा। 7 सुरों का पता सबसे पहले यहीं से हमको लगता है। ओके, पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अथर्ववेद, जिसमें जादू टोने का विवरण मिलता है। ओके, फिर धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। बिल्कुल, धर्म का मतलब ही होता था धारण करना। ठीक है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ये भी सही है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। ठीक है, दोनों सही हैं। धर्म का भी बिल्कुल दायित्व और दूसरों के व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता था, और रीत एक नैतिक विधान था। ओके, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। ठीक है, ये ध्यान रखना, 9वां मंडल सोम को समर्पित है। प्राचीन काल में आर्यों की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि जो था इनका मुख्य साधन था उस समय। ठीक है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ऋग्वेदिक काल की बात हो रही है। ओके, और ऋग्वेदिक काल की अगर बात करें तो उस समय जनता जो थी वो मुख्यतः विश्वास करती थी बलि और कर्मकांड पे। ठीक है, ध्यान रखना है किस पे विश्वास करती थी वो? बलि और कर्मकांड पे। ओके, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द, कौन सा शब्द? अघन्या, बहुत चर्चा में रहता है। ये किसके लिए है? अघन्या, जिसको मारा ना जा सके। ठीक है, मारना नहीं चाहिए। आंसर है गाय। ठीक है, गाय के लिए अघन्या शब्द प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? ठीक है, मंत्रों का क्रमबद्ध समूह संहिता कहलाता है। तो यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद जो है उसकी संहिता पूछी है, और उसका आंसर है वाजसनेयी संहिता। संहिता, वाजसनेयी संहिता। ठीक है, मैत्रेयणी संहिता की अगर बात करें तो मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों की सबसे गिरी हुई दशा हमको मिलती है। ध्यान रखना है, स्त्रियों की सबसे गिरी हुई दशा मैत्रेयणी संहिता से मिलती है। इसको सुरापान से तुलना की है। शराब, जुआ और स्त्री, ये तीनों तीनों को समान माना गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। काटक संहिता में यम और नचिकेता की कहानी मिलती है। ओके, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य कौन सा है? भागवत धर्म यानी भगवान विष्णु को जो पूजते हैं, ठीक है, उनका धर्म भागवत धर्म कहलाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि उसका सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य,
ठीक है, अभिलेख के रूप में भागवत धर्म की जानकारी हमको सबसे पहले कहाँ से मिलती है? तो इसका आंसर क्या है? बेसनगर, विदिशा, विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, ये सबसे पहला अभिलेखी साक्ष्य है भागवत धर्म का। किसने इसकी स्थापना की थी? हेलियोडोरस। ठीक है, हेलियोडोरस ने इसकी स्थापना की थी और ये हेलियोडोरस पहला विदेशी व्यक्ति जिसने भागवत धर्म या हिंदू धर्म को ग्रहण किया था। ओके, और इसने जो मतलब विदिशा में एक जगह बेसनगर, वहाँ पे गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। ओके, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। ठीक है, अब महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही, जिनके मार्ग पर चलकर मोक्ष यानी निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो किसकी संकल्पना है, कहाँ पे इसका उल्लेख है, किसका अंग है ये? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सोचो, अष्टांगिक मार्ग है ना, ये कई बार मेंस में से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक है, मेंस में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्गों को विषय में समझाइए। तो आंसर है दीपवंश की विषय वस्तु का। दीपवंश, महावंश, दो ग्रंथ मिलते हैं, उनमें से दीपवंश में हमें अष्टांगिक मार्गों की संकल्पना मिलती है। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। ठीक है, ये कथन है। कारण, कृषि में कीटों और पीड़कों की हत्या होना शामिल है। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दोनों सही है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, क्योंकि जैन धर्म अहिंसा पर बल देता है और कृषि करेंगे तो कीट तो मरेंगे ही मरेंगे ना, तो इसलिए उनकी हत्या होगी, तो इसलिए वो कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोकता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? ठीक है, मतलब दोनों को समान रूप से कौन कौन सी चीजें कॉमन दोनों में? तप और भोग का अति परिहार। ठीक है, ये तो बिल्कुल दोनों में समान नहीं है। वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था, ये सही है। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध करना। ठीक है, तो ये दोनों आ जाएंगे सही, यानी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 और 3। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? 2 और 3। वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था, दोनों नहीं वेद को मानते थे, और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, यानी दोनों कहते थे कर्मकांड कोई काम के नहीं है। ओके, कर्मकांड से मतलब यज्ञ वज्ञ ये सब जो दिखावा है उसको ये बिल्कुल नहीं मानते थे। निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कर्म को मतलब कथन पढ़ रहे हैं हम। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है, और कर्म आत्मा का विनाशक है, अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमको 3 कथन दे दिए हैं और तीनों सही हैं। तीनों क्या है? सही हैं। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग, बिल्कुल तपस्या को माना है उन्होंने। ठीक है, सब में आत्मा होती है, ये बिल्कुल माना है। आत्मा विनाशक है, इसका अंत करना चाहिए, इसीलिए संथारा संलेखना की प्रथा का पालन करते हैं वो। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ठीक है, शताब्दी पूछी है, तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध की उत्पत्ति हुई थी। ओके, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, समझ रहे हो ना, गणतंत्रात्मक यानी राजा निर्वाचित होता था। ठीक है, वंशानुगत नहीं होता था। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? वैशाली। ये विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। ठीक है, वैशाली को। प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास किस आकृति का है? विन्यास पूछा था यूपीपीसीएस ने कि भैया श्रावस्ती का विन्यास। ठीक है, आंसर है अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार था इसका विन्यास। निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, तो आंसर है मास्की। ठीक है, मास्की में हमें अशोक के राज्यादेश में व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। भारत में निम्नलिखित में के आने का सही कालानुक्रम क्या है? ठीक है, भारत में इनका आने का सही कालानुक्रम क्या रहा है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा पहला, नगर संस्कृति सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में ही आ गई थी। उसके बाद में फिर क्या हुआ? तो लोहे की खोज हुई। ठीक है, वही महाजनपद काल में हड़प्पा में क्या हुआ? हड़प्पा में सबसे पहले नगर संस्कृति आ गई। फिर क्या हुआ? जो महाजनपद काल था, महाजनपद काल के समय हमें क्या मिला? मतलब लोहे की खोज हो गई। ठीक है, लोहे की यहाँ पे खोज हो जाती है महाजनपद काल में। फिर आहत मुद्रा फिर आती है, उसके बाद में आते हैं सोने के सिक्के। ठीक है, जो हिंद यवन आक्रमण के बाद में आते हैं। तो इस तरीके का आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। ओके, सबसे पहले नगर संस्कृति हड़प्पा में, फिर महाजनपद काल या
16 महान जनपदों का जो उदय हुआ था वो लोहे लोहे की जानकारी मिलती है वहाँ से हमें। आहत मुद्रा फिर मिलते हैं और फिर सोने के सिक्के आ जाते हैं। ओके, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ध्यान रखना है, अर्थशास्त्र नाम से हमको लग रहा है कि आर्थिक जीवन, लेकिन ये राजनीतिक नीतियों का ग्रंथ था, ध्यान रखना है। ओके, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कथन, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये गलत हो जाएगा, ए सही आर गलत, सी आंसर हो जाएगा, ए सही आर गलत हो जाएगा। ठीक, संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? ठीक है, उरेयूर, तो उरेयूर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, ध्यान रखना है, कपास के व्यापार का। संगम कालीन साहित्य में कौन, को और मन्नन ये किनके लिए प्रयुक्त होते थे? कौन, को और मन्नन, तो ये राजस्व मंत्री होते थे। ठीक है, राजस्व मंत्री होते थे, ये ध्यान रखना है। पुष्यमित्र संघ द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? ठीक है, तो किस लेख से हमें ये जानकारी मिलती है? अयोध्या लेख, ध्यान रखना है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे जिसकी जानकारी हमें अयोध्या लेख से मिलती है। ठीक है, ये शुंग वंश का संस्थापक था, इसने भरूच स्तूप और सांची के स्तूप की रेलिंग बनवाई थी। ठीक है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो आंसर हो जाएगा पांचाऊ। पांचाऊ ने कनिष्क को हराया था, फिर सेकंड बार आक्रमण जब चीन पे किया था कनिष्क ने, तो पांचाऊ की मौत हो गई थी, तो ये कनिष्क ने चीन को भी जीत लिया था। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ठीक है, व्यापारियों के निगम की बात हो रही है, तो कौन सा निगम रहेगा? मणिग्राम। मणिग्राम क्या था? प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम मणिग्राम कहलाता था। ठीक है, अष्टदिग्गज तो कृष्णदेव राय के सरकार मतलब दरबार में रहते थे। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? याद रखना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ये सिक्के जारी किए थे और उन सिक्कों को रूपक कहा जाता था। ठीक है, गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के थे उनको रूपक कहा जाता था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ठीक है, उत्तर भारतीय व्यापार की बात हो रही है, और पत्तन यानी बंदरगाह, कौन से बंदरगाह से संचालित होता था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ताम्रलिप्ति बंदरगाह। ओके, शक संवत आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम क्षेत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? यानी जो शक संवत पे आधारित हमारा जो कैलेंडर है, भारतीय कैलेंडर, ठीक है, उसकी जो पहली डेट होती है, पहले क्षेत्र की डेट होती है, वो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार कौन सी डेट को होती है? ठीक है, तो भारत का जो वास्तविक मतलब जो कैलेंडर है वो कब से शुरू होता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, कुल मिला के क्वेश्चन में, तो आंसर है 22 मार्च अथवा 21 मार्च। ठीक है, इन दोनों से भारत का जो नया साल लगता है वो यहाँ से शुरू होता है, नया साल भारत का। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ, ये एक यज्ञ था, वो किसने किया था? ठीक है, ये पूछा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया था। निम्नलिखित कथन पढ़िए। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। ठीक है, उसने देवीन चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की थी। वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। अब भाई 3 कथन है हमारे सामने, अब इन 3 कथनों को हमको पढ़ के आंसर देना है, तो आंसर 1 और 3 सही हैं। ठीक है, क्योंकि देवीन चंद्रगुप्तम जो है ये विशाखा दत्त ने लिखी है, ध्यान रखना, ये किसने लिखी है? देवीन चंद्रगुप्तम नाटक विशाखा दत्त ने लिखी है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? प्रयाग प्रशस्ति की बात हो रही है, इसमें कौशल के शासक का नाम पूछा है, आंसर है महेंद्र। ठीक है, महेंद्र था कौशल के शासक का नाम। कथन, हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी, कारण वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। ठीक है, तो ये ए और आर दोनों अलग अलग सही हैं, पर सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि इसकी कहीं से कहीं तक प्रयाग संसद का व्याख्या तो हो ही नहीं रही है। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। ठीक है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सड़क और नदी मार्ग लूट मार से पूर्णतः सुरक्षित थे। ठीक है, ये बात उसने बाकायदा कही थी।
ठीक है। उसके बाद जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल और वह विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। ठीक है। व्यापारियों को 9 घाटों और नावों पर शुल्क देना पड़ता था। ठीक है। अब इनमें से अपने को आंसर लगाना है, तो आंसर है 2 और 3। ध्यान रखना है, सड़क और नदी मार्ग ये किसने? फाहियान ने। ध्यान रखना है, यहाँ पे बंदे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। फाहियान ने कहा था कि सड़क और नदी मार्ग गुप्त काल में सब लूटमार से पूर्णतः सुरक्षित थे। ये युआन चांग ने नहीं कहा था, यानी हेन सांग ने ये बात नहीं कही थी, ये ध्यान रखना है। 2 और 3 सही है। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था और उन्हें आर्य बनाया था? तो ऋषि अगस्त्य। ऋषि अगस्त्य के बारे में कहा जाता था। ठीक है, ये कथन याद रखना है। और इन्होंने ही विंध्याचल पर्वत लगातार अपनी हाइट बढ़ा रहा था। इन्होंने कहा था कि भैया मैं जब तक दक्षिण भारत से नहीं आता तू इतनी ही हाइट में रहेगा, और इन्हीं के कारण विंध्याचल पर्वत की हाइट इतनी ही रहेगी, और ये दक्षिण भारत से लौटे ही नहीं थे। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत में दर्शन किया था, ठीक है, उसका नाम 6ठी शताब्दी में कौन आया था भारत में? तो आंसर है सुंगयुन। कौन आया था? सुंगयुन भारत आया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। ठीक है। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। अब उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो आंसर आ जाएगा केवल 2 सही हैं, क्योंकि पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, लेकिन दक्षिण के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक नहीं थे। ओके, यहां तक ठीक है। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? भैया किसके कार्यकाल में 72 व्यापारियों को चीन भेजा गया था? आंसर है कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में ये इनको भेजा था चीन। कुतलोत्तम निर्वाचन पद्धति को किसने अपनाया था? कुतलोत्तम निर्वाचन पद्धति की बात हो रही है, राजेंद्र चोल ने अपनाया था। ये ध्यान रखना है, किसने? राजेंद्र चोल ने। नाटराज की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति किस कला का एक विशिष्ट उदाहरण है? ठीक है, तो आंसर है चोल कला। चोल कालीन है ना, नटराज की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कांसे की एक मूर्ति है। ठीक है, जो आप लोगों की पेंसिल, नटराज पेंसिल पे आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, तो वो पेंसिल पे काले कलर की मूर्ति बनी रहती है, वो यही है। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित है? ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन है कंगनहल्ली। ठीक है, तो आंसर हमारा यही है कंगनहल्ली। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कंगनहल्ली कहाँ पर है? कर्नाटक में है, ये ध्यान रखना है। ओके। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। ठीक है, तो ये हिंदुओं, जैन और बौद्धों तीनों से संबंधित हो जाएंगे। हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों से संबंधित है। ओके। अजंता की कला को इनमें से किसने प्रायः सहायता दी थी? मतलब ठीक है, अजंता की कला की बात हो रही है और इसका आंसर क्या आ जाएगा? वाकाटक। वाकाटक ने अजंता की कला को सहायता दी थी। ओके। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। ठीक है, अब किनके मध्य हुआ था? चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। कौन सा युद्ध? तक्कोलम का युद्ध, ये ध्यान रखना है। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन थे? ठीक है, तो इसके लेखक हैं ये फेयर सर्विस। फेयर सर्विस लेखक हैं। इन्होंने इस पुस्तक में महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व जो प्रागैतिहासिक भारत है, प्रागैतिहासिक भारत के बारे में विस्तार से समझाया है। ठीक है। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? आंसर है चार्वाक। चार्वाक कहता है जो आंखों के सामने है बस उसी को स्वीकार करो, जो कानों से सुना जा सकता है, जो आंखों से देखा जा सकता है, बस उसी को स्वीकार करो, प्रत्यक्ष को प्रमाण मानो। ठीक है, इनको अगर कह दे कि शेर दहाड़ता है, लेकिन अगर इनकी आंखों के सामने शेर ने कभी नहीं दहाड़ा, इन्होंने दहाड़ नहीं सुनी, तो ये मानेंगे नहीं कि शेर दहाड़ता है। ठीक है। एक घटना एक परिणाम रहित विजय, एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कहा है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे याद रखना है कि ये बात किसकी हो रही? अरब आक्रमण। ठीक है, बात किसकी हो रही है यहाँ पे? अरब आक्रमण की। तो ये कथन है लेनपुल। ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये आंसर है हो जाएगा लेनपुल। ठीक है, लेनपुल ने कहा था। लेनपुल ने एक कथन
हुमायूं के बारे में कहा था कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और उसकी मृत्यु भी लड़खड़ाने से ही हुई, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तुगलकाबाद का किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सिकरी। सही कलानुक्रम निर्माण के अनुसार अपने को इनको जमाना है। तो आंसर है इसका 3 1 2 4। सबसे पहले क्या बना है? कुतुब मीनार, उसके बाद में तुगलकाबाद का किला, उसके बाद लोधी गार्डन, फिर फतेहपुर सिकरी। ठीक है। कथन, प्रारंभ में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। ठीक है, कारण अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ये आर ए की सही व्याख्या है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि सैनिक प्रधान था और एकता को सैनिकों के बीच खंड विभाजित कर दिया था। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन प्रसिद्ध है भैया? फिरोज तुगलक। भाई पहली बार नहरें तो गयासुद्दीन ने बनाई थी, लेकिन सर्वाधिक बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। ओके। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या होता है? ये 3 मार्कर में मेंस में भी आ जा सकता है। तो इक्ते द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली राशि के अतिरिक्त राशि। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये था फवाजिल। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? ठीक है, तो इसका आंसर है इब्राहिम आदिल शाह। इसको जगत गुरु भी कहा जाता था। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है। क्यों नहीं माना भाई बर्नी ने? ठीक है, तो बर्नी ने क्यों नहीं माना? क्योंकि सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के नियम भी बना दिए थे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी को लो। ठीक है, उसने भी अपने स्वयं के नियम भी बना दिए थे। कथन, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। ठीक है, कारण उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, अब अपने को सही आंसर ढूंढना है। तो आंसर है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक 2 वर्षों तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा था, क्योंकि प्लेग नामक से बर्बाद हो गई थी वो दिल्ली। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? ठीक है, अब सही क्रम हमको देखना है कि इनका सही क्रम कैसा है दिल्ली पे शासन करने का। तो आंसर है सी, सबसे पहले बेलोल खान लोधी, फिर सिकंदर लोधी, फिर इब्राहिम लोधी आया था। ठीक है, 12 मासा ये किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की है रे। हमको तो सिर्फ एक पद्मावती याद रहती है मलिक मोहम्मद जायसी की, पर 12 मासा भी इसी की रचना है। निम्नलिखित युग्मों पर मध्यकालीन भारतीय क्षेत्र पर विचार कीजिए। वर्तमान क्षेत्र और राज्य, चंपक मध्य भारत, जम्मू दुर्गर और कुलुत मालाबार। तो कौन सा सुमेलित है? सिर्फ 2, जम्मू जो है इसका जो दुर्गर है यही सम्मिलित है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? ठीक है, तो आंसर है जफर खां। जब मंगोलों से युद्ध करता था तो मंगोल इतने घबराए हुए थे इससे कि जब मंगोल के घोड़े पानी नहीं पीते थे तो मंगोल कहते थे क्या हुआ, जफर खां को देख लिया जो पानी तक नहीं पी रहा है। ठीक है, जफर खां इतना खतरनाक व्यक्ति था, तो जफर खां के भाई को मार दिया था मंगोलों ने, इसलिए मंगोलों का खूब नरसंहार किया था इस व्यक्ति ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि? ठीक है, अब हजरत आला और सुल्तान दोनों की उपाधि किसने अपनाई है? बहलोल लोधी ने। ध्यान रखना है, बहलोल लोधी ने। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? ठीक है, बर्नी का कथन सुल्तान के लिए पूछा है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। ठीक है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? ये दारुल सफा से बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, एक खैराती अस्पताल था ये। ठीक है, नाम में दारुल भरे ही है, लेकिन दारू मत समझ जाना कि ये ठेका है, तो भैया ये खैराती अस्पताल था। ठीक है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? ठीक है, आधा आधा राजस्व के रूप में लेता था कौन? अलाउद्दीन खिलजी, तभी तो बाजार व्यवस्था सक्सेस हो पाई थी। विग्रह राज चतुर्थ ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद से पहले किसका निर्माण करवाया था? तो विग्रह राज ने पहले कॉलेज बनाया था, उस कॉलेज को तोड़कर
2.5 दिन का झोपड़ा बना। ठीक है, किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। आइनुल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? ठीक है, आइन उल मुल्क मुल्तानी की अगर बात करें तो उसने किसके अधीन सेवा नहीं की थी? तो आंसर है इल्तुतमिश के अधीन नहीं की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने उसको दिल्ली का कोतवाल बनाया था। ठीक है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने 1398 में आक्रमण किया था। ठीक है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर व सुल्तान किस वर्ग के थे? भैया सीधी सी बात है, सल्तनत काल में तुर्की आक्रमण सर्वाधिक तो तुर्क के थे। बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रथा किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी। उद्देश्य था सैनिकों को कम वेतन पर रखना। ठीक है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। किसने की थी लोक निर्माण विभाग की स्थापना? आंसर है फिरोज शाह तुगलक। इस व्यक्ति ने सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, PWD डिपार्टमेंट, और आधुनिक भारत में इसको डलहौजी बनाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? अरे भैया दौलताबाद ले गया था, उसको लग रहा था दौलत बहुत है वहां पे, तो दौलताबाद ले जाओ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए, दूसरे को कथन को कारण आर कहा गया है। कथन भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, बिल्कुल हुए थे। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, दोनों सही भैया। ठीक है, ए आ जाएगा। कथन ए तथा कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि राजनीतिक एकता थी ही नहीं। राजपूतों की बात करें, वो छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे और आपस में ही लड़ रहे थे। ठीक है, जैसे बात करें पृथ्वीराज चौहान के ससुर जयचंद, आपस में ये सब दामाद ससुर लड़ रहे थे, इनका फायदा तुर्कों ने उठाया। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत होते हैं? तो इसकी अगर बात करें तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा, यहाँ पे पहली बार मेहराब, वास्तविक रूप में मेहराबों का प्रयोग किया गया था। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? भैया आगरा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आंसर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा बसाया था। फतेहपुर सिकरी तो अकबर ने बसाया था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है? विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासन, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिरोज तुगलक की मृत्यु। तो आंसर है इसका ए। सबसे पहले क्या हुआ? कुतुब मीनार का निर्माण हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ? पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिर फिरोज तुगलक की मृत्यु, और फिर क्या हो जाएगा? अपना ये क्या बोलते हैं इसको, विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासन। ठीक है, इतना अपने को याद रखना है। ओके, क्योंकि अब आप कहोगे सर पुर्तगाली इतने जल्दी कैसे आ गए? यार भाई 1498 में ही भारत आ गए थे ना ये। ठीक है ना, याद है ना? 1492 में अमेरिका की खोज, 98 में इनकी, और विजयनगर तो ये सब कहाँ पे आ जाएगा? बाबर के समय, यानी 1526 के आसपास बाबर ने कृष्णदेव राय का उल्लेख किया है। ठीक है, और ये तो 12वीं शताब्दी में ही बनना शुरू हो जाएगा। ओके, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? यूपीपीसीएस का क्वेश्चन, आंसर है नांगलपुर। ठीक है, नांगलापुर की स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी साम्राज्य का संस्थापक की बात करें तो अलाउद्दीन हसन गंगू। हसन गंगू। ठीक है, भूमि लगान के एकत्रीकरण के लिए दिए जाने वाले ठेके का नाम क्या है? अब वो ठेका, वो दारू का ठेका मत समझना रे। ठीक है, तो भूमि अनुदान की बात हो रही, भूमि लगान का एकत्रीकरण यानी जो टैक्स है, ठीक है, जो संपत्ति कर लगता है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो आंसर है इजरा। ठीक है, इजरा कहा जाता था उसको। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? आंसर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने पट्टा और कबूलियत, ठीक है, पट्टा दिया किसानों को और उनसे कबूलियत लिखवाई थी। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? ठीक है, किनके बीच? मुगलों और मेवाड़ के राणा के बीच में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जहांगीर, क्योंकि अकबर जब तक जिंदा था, महाराणा प्रताप भी जिंदा थे, महाराणा प्रताप जब तक जिंदा थे तब तक मेवाड़ मिल नहीं सकता था मुगलों में। ठीक है, और महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई और इधर अकबर की मृत्यु हो गई और जहांगीर गद्दी पे बैठा। ठीक है, उधर महाराणा प्रताप के पुत्र और जहांगीर के बीच में चित्तौड़गढ़ की संधि हुई। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, अब ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसको लेके बड़ा विवाद है। ठीक है, इसको लेके क्या विवाद है? अगर हम जदुनाथ सरकार की बात करें तो वो कहते हैं शिवाजी।
भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य शिवाजी है। कौन कहते हैं? जदुनाथ सरकार। लेकिन कुछ सोर्स कहते हैं कि नहीं, पृथ्वीराज चौहान है। ठीक है, तो भैया अब आप अपने हिसाब से देख लेना, चाहो तो पृथ्वीराज चौहान को मानो, चाहो तो शिवाजी को मानो। ठीक है, जदुनाथ सरकार शिवाजी की बात करते हैं, पर कुछ सोर्स कहते हैं कि नहीं, पृथ्वीराज चौहान थे। तो अपने हिसाब से देख लेना। निम्नलिखित में से संदेश के प्रचार के किस भक्ति संत ने अपने लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया है? ठीक है, तो हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले संत हो जाएंगे रामानंद। ठीक है, रामानंद ने हिंदी भाषा का सबसे पहले प्रयोग किया था। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज। इनमें से उस समय कौन उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ था और बाबर सत्तारूढ़ हुआ था? ठीक है, तो उस समय की अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा दो, सिर्फ दो। कौन? गुरु नानक जी। ठीक है, किसने सूफी के चिश्ती संप्रदाय की भारत में स्थापना की थी? ठीक है, तो चिश्ती सूफी संत कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, अजमेर में इन्हीं की दरगाह है, ध्यान रखना है, जो ग्यासुद्दीन ने बनाई। एसआई में, एमपीएसआई में क्वेश्चन पूछा था किसने बनाई, तो अजमेर में दरगाह ग्यासुद्दीन ने बनाई थी। निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो किनके विचारों को? तो फरीदुद्दीन गजे शंकर, इनके विचार हमको आदि ग्रंथ में भी मिलते हैं। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण, उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई को पहचानता है तथा जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो ये कौन से हो जाएंगे? नानक जी, क्योंकि नानक जाति वगैरह इनका विरोध करते थे। ठीक है, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है? अबुल फजल। अबुल फजल इतना खतरनाक व्यक्ति था, अमेरिका की खोज का भी उल्लेख कर दिया था इसने अपने ग्रंथों में। ठीक है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खां। ठीक है, अब ये आलम खां कौन है? ठीक है, तो अब इसके बारे में अपने को जानना है। तो इसका इब्राहिम लोदी का संबंधी था, बिल्कुल था। वह दिल्ली के सिंहासन का दावेदार था। बस यही आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना है। दुअस्पा सियस्पा किसने शुरू की थी? और जहांगीर के समय। ठीक है, जहांगीर के समय घोड़ों की संख्या बढ़ा दी थी इन्होंने, सवारों की संख्या बढ़ाए बिना। ठीक है, दुअस्पा सियस्पा हो गए थे। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि के सहित अपने को लिखना है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो इसमें याद रखना है, जैसे अगर हम बात करें सरहिंद की युद्ध की, ये कब हुआ? 1955 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। ठीक है, अभी 1955 में हो रहा है। फिर बात करें देवरा की, देवरा का युद्ध हुआ था 1531 में। सॉरी, ये 1900 नहीं, 1555 है। ठीक है, ये कब हो रहा है? 1531 में देवरा का युद्ध हुमायूं और अफगानों के बीच में हुआ था। ठीक है, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध की बात करें, ये हो रहा है 1540 में। और चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। अब देख लो अपने हिसाब से, तो आंसर हो जाएगा ये देवरा। देवरा हो गया कब? 1531। उसके बाद में चौसा हो जाएगा। चौसा कब हो रहा है यहाँ पे? 39। फिर कन्नौज आ जाएगा 1540 और सरहिंद आ जाएगा 1555। ठीक है, यहाँ पे तो ये आंसर डी हो जाएगा हमारा। मस्तरविस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसका नाम क्या है? तो नाम पूछ रहा है भैया यहाँ पर, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? मुबैयान। यही शैली है ना जिसका जन्मदाता कौन है? बाबर। बाबर मुबैयान शैली का जन्मदाता है। ठीक है, इतिहासकार अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? वीर सिंह देव बुंदेला ने। किसके कहने पर? जहांगीर के कहने पर। ठीक है, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो अकबर ने बुलंद दरवाजा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ठीक है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? अरे सभी पर, राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, सभी पे आधारित थी। ठीक है, बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो आंसर हो जाएगा कविंद्राचार्य। इन्होंने यहाँ पर मुगलों के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था। ठीक है, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। भैया आप लोग जो चकला समझ रहे हो, ये वो वाला चकला नहीं है रे। ठीक है, ये मध्यकालीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोतों की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सूबा और परगना के बीच एक क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। ठीक है, ये एक प्रशासनिक इकाई हुआ करता था चकला। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण प्रदान किया था? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। ठीक है,
शाहजहांनामा के लेखक कौन है? शाहजहांनामा के तो इसका आंसर हो जाएगा इनायत खां। इनायत खां ने शाहजहांनामा लिखा था। ओके, तो दोस्तों आज हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं यूनिट सेकंड के पार्ट ए के, और कल हम आधुनिक भारत के 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये टेस्ट सीरीज अगर आप लोगों ने सॉल्व कर ली तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो बने रहिएगा। धन्यवाद।